इससे पहले हम लोगों ने फॉर्म एट्रीब्यूट को बहुत डिटेल में देखा था, राइट? फॉर्म एट्रीब्यूट। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म एलिमेंट्स। तो फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म एट्रीब्यूट क्या होते हैं? यानी फॉर्म एट्रीब्यूट में तो हमने देखा कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म एलिमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्म में कौन कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इनपुट और लेबल हम लोगों ने इससे पहले इस्तेमाल किया था, तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो फॉर्म के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप बोल सकते हैं फॉर्म में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्योंकि इससे आपको प्रॉपर फॉर्म का पावर समझ में आता है कि फॉर्म में एक्चुअली में क्या क्या फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। HTML form elements. In this chapter, this chapter covers all the different HTML form elements which allow user to interact with a web page by entering data or making selection. Here's a summary with example of each element. ठीक है, तो सब एलिमेंट एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो मैंने सबका एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, तो आप आराम से, ये कोड आपको गिटहब में मिलेगा, आप बस कॉपी पेस्ट करना, नो टेंशन। बल्कि आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप लिखना, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो। मैं कॉपी पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, यानी कॉपी करूंगा और कोड को डिकोड करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हम लोग का टाइम थोड़ा बचेगा। और मैंने पहले से एज यू नो ये बना के रखा है ताकि टाइम बचे थोड़ा, क्योंकि हमारा, मैं देख रहा हूँ कि HTML का कोर्स काफी लेंदी जा रहा है, तो इस वजह से। ओके, इनपुट एलिमेंट से हम लोग ऑलरेडी रूबरू हो चुके हैं कि फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट होता है, राइट? द इनपुट एलिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म एलिमेंट दैट कैन बी डिस्प्लेड इन वेरियस वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। यानी इनपुट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो फॉर्म में सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट है, और इसके अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट है उसके मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप एट्रीब्यूट के ऊपर जो इनपुट के अंदर है ना, इस पर एक और डेडिकेटेड क्लास है, सिर्फ इसके ऊपर ओनली, क्योंकि ये है ही इतना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहां पर से अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो ये है एक सिंपल सा एग्जाम्पल। मैं सबसे पहले एक फॉर्म बनाता हूं यहां पर, और ये है, दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। ये, तो अगर मैं इसको लाइव सर्वर के मदद से ओपन कर दूं, तो मुझे ये कुछ ऐसे दिखेगा, फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इसमें एक BR भी लगा देता हूँ, BR, और मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब देखिए, फर्स्ट नेम ठीक हो गया इस तरीके से। तो अब इसको देखते हैं। नंबर वन में, यानी एक एलिमेंट ऐसा है जो आप इस्तेमाल करते हैं फॉर्म के अंदर, दैट इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, ये हम लोग को पता है, ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया इनपुट का, ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेबल एलिमेंट, एक लेबल एलिमेंट भी होता है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनपुट के साथ। द लेबल एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन लेबल्स फॉर फॉर्म एलिमेंट। इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर एक्सेसिबिलिटी as it helps screen readers associate label with input field। यानी लेबल्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि लेबल्स इंपॉर्टेंट होता है ये बताने के लिए कि ये लेबल किस इनपुट के लिए है, और स्क्रीन रीडर वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और लेबल्स के साथ भी हम लोग रूबरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर लेबल का एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस नेम इज अ लेबल एंड दिस इज इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये दोनों तो हम लोगों के लिए बहुत ही पुराना है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखिए, लेबल फॉर फर्स्ट नेम। अब ये फॉर फर्स्ट नेम किसके तरफ पॉइंट कर रहा है, ID फर्स्ट नेम की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इससे पता चला ये लेबल इस इनपुट के लिए है। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद थर्ड थर्ड आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट एलिमेंट, फॉर्म के अंदर, फॉर्म एलिमेंट के अंदर सिलेक्ट एलिमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। व्हाट इज सिलेक्ट एलिमेंट? द सिलेक्ट एलिमेंट क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट वेयर यूजर कैन चूज फॉर्म चूज फ्रॉम प्री डिफाइंड ऑप्शन। यार मैं फॉर्म और फ्रॉम में बड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कहीं पर मिस्टेक, मैं बोलने में ये हो जाए, तो प्लीज समझ जाना कि वो फॉर्म या फ्रॉम होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान अभी पूरा समझाने पे है, तो इस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से वो रीड पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वेयर यूजर कैन चूज फ्रॉम प्री डिफाइंड ऑप्शन, इट कंटेंट इट कंटेन्स ऑप्शन एलिमेंट टू डिफाइन द चॉइसेस। क्या मतलब? मतलब ये है कि सिलेक्ट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप प्री डिफाइंड ऑप्शन दे सकते हैं। लेट्स से मुझे बोलना है कि व्हाट इज योर फेवरेट कार, तो अब वहां पर नॉट फेवरेट कार, मैं बोल सकता हूँ कि चूज योर फेवरेट कार। तो उसमें मैंने 10 कार का नाम दे दिया, आप उसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन आकर। तो क्या मतलब, ये दिखता कैसे है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, और फिर हम लोग इसको डिकोड भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको करता हूँ फिर उसको करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक HR लगा देता हूँ फॉर्म के नीचे, HR, एंड देन मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और अगर मैं इस पे जाऊँ, अब देखिए, चूज अ कार, वॉल्वो, साब, ऑडी, इस तरीके। ठीक है, देखिए ड्रॉप डाउन जो है ना, ये बेसिकली सिलेक्ट की मदद से आता है। आप एक को सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये आ गया। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये आ गया। ऑडी को सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए ये आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ इट्स वर्क। अच्छा, आप डिकोड करते हैं। देखिए, लेबल, सबसे पहले मैंने लेबल लगाया फॉर क्लास। तो अब जाहिर सी बात है, ये फॉर किसके तरफ रेफरेंस करेगा? जब हम लोग लेबल इनपुट के साथ लगाते थे, तो इनपुट के अंदर एक ID डालते थे,
अभी सिलेक्ट के साथ लगा रहे तो सिलेक्ट में आईडी डालेंगे, सिंपल सी बात है, सिलेक्ट का भी एक नाम होगा। अब सिलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन क्या मतलब ऑप्शन एलिमेंट आता है जो आप जितना भी डाल सकते हैं, यानी सिलेक्ट के अंदर आप मर्जी चाहे 50 डाल सकते हैं ऑप्शन एलिमेंट, ठीक है। वो 50 एज एन ऑप्शन ड्रॉप डाउन में दिखने वाला है, ठीक है। और वो ऑप्शन में आप क्या करते हैं, वैल्यू यानी ऑप्शन में आप एक तो नाम देते हैं जो यूजर को दिखेगा, और उसमें एक वैल्यू भी पास करते हैं, जो वैल्यू सिलेक्ट, ये जो सिलेक्ट एलिमेंट है ये कैरी करेगा। जैसे कि मैंने वोल्वो को सिलेक्ट कर दिया, तो अब ये जो वोल्वो को सिलेक्ट, तो ये दिखा रहा है कि सिलेक्टेड वोल्वो है, तो अब क्या है कि ये जो सिलेक्ट एलिमेंट है ये वही वैल्यू कैरी कर रहा है, ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ऑडी कर दूं तो अब ये वाला कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे कर रहा है, ये यहाँ से वैल्यू पास हो रहा है, यहाँ से वैल्यू पास हो रहा है, ठीक है। अब ज्यादातर यही किया जाता है ना सिलेक्ट में, कि जो नाम है वही वैल्यू भी रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट ऑप्शन बनाते हैं, सिलेक्ट एलिमेंट बनाते हैं, सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर फिर आप वेरियस ऑप्शंस बनाते हैं, ठीक है। जितना मर्जी आप बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और सिलेक्ट में दो टाइप होता है, ओपनिंग क्लोजिंग, ऑप्शन में भी दो टाइप होता है, ओपनिंग क्लोजिंग। इसको आप ज्यादा भी बना सकते हैं, अगर मैं इसको कॉपी कर दूं ऐसे, तो अब आप देखिए दो दो दिखने लगेगा, ठीक है, रिपीटेड होगा, यानी वो ड्रॉप डाउन बड़ा हो जाएगा, ऐसे कैसे ड्रॉप डाउन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जितना बड़ा मर्जी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको कंट्रोल जेड। इसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन एग्जाम्पल, आप देखिए मल्टीपल सिलेक्शन का एग्जाम्पल आप देखिए ये। तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पर आके HR लगा दूँ और मैं ऐसे कर दूं, तो अब आप गौर देखिए क्या है, ठीक है। पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा, आप देखिए एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि ये टैग डिफाइन करता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये हम लोग को पता है। आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, ये भी हमें पता है। नेम बताता है, ठीक है। अच्छा साइज, साइज इंडिकेट हाउ मेनी ऑप्शन टू डिस्प्ले एट वंस, एक बार में कितना ऑप्शन दिखना चाहिए। हियर इज सेट 4 मीनिंग ऑल द ऑप्शन विल बी शोन विदाउट नीडिंग टू स्क्रॉल। अच्छा मल्टीपल, मल्टीपल से क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट अलाउ यूजर टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन एट अ टाइम, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू कैन बी सेंड टू द सर्वर, हमें पता ऑलरेडी। इन दिस एग्जांपल द ऑप्शन आर वोल्वो साब और ये यूजर कैन सिलेक्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक है। यानी नॉर्मल सिलेक्ट जब हम लोग इस्तेमाल करते थे तो एक ही सिलेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पर एक से ज्यादा सिलेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक हो गया इस तरीके से। नाउ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट भी एक होता है जो फॉर्म के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। क्या मतलब इसका, अब देखिए टेक्स्ट लाइन अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और इसको यहाँ से दिखाऊं, और ये सोशल मीडिया साइड में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए डिफरेंस क्या है। अब आप देखिए द कैट वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, अगर मैं यहाँ से खींचूं तो आप देखिए ये मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ बड़ा। लेट से मैंने इसको छोटा किया, मैं इसको कंट्रोल भी कर रहता हूँ, तो अब देखिए खुद ब खुद एक स्क्रॉल आ गया। लेकिन अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आप देखिए ये स्क्रॉल हट जाएगा, देखिए ये स्क्रॉल हट गया, ठीक है। यानी ये पूरा एक आपने बॉक्स दे दिया है जिसको आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये ज्यादातर कब आता है, जब आप कोई पैराग्राफ या कुछ लेंदी चीज यूजर को देते हैं लिखने के लिए, तब आता है। तो आइए अब इसको डिकोड करते हैं। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया जब आप लिखते हैं तो क्या आता है, मैं एक बार यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज टेक्स्ट एरिया। तो अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ तो आप देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, इतना। अब बोलिएगा ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा क्यों है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी छोटा बड़ा हो सकता है, एज यू कैन सी, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कैसा आएगा, इतना आ रहा है। अब हुआ ये कि यहाँ पर मैंने रो को 4 और कॉलम को 50 बाय डिफॉल्ट किया है। तो अगर मैं यहाँ पर, अच्छा ये आईडी और नेम ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज, और लेबल अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैसेज, आईडी में मैसेज, और लेबल में मैं क्या करूंगा, अगर मैं लेबल लगा ही लूँ, लेट से लेबल में लगा ही देता हूँ, और मैं क्या करूंगा मैसेज, ठीक हो गया। तो अब मैंने इस लेबल को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और लेबल का नाम ही मैंने नहीं दिया, लेबल का नाम देता हूँ टाइप टाइप मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक BR लगाता हूँ जिससे नेक्स्ट लाइन पे आ जाए तो कि अच्छा लगेगा, ठीक है। तब आप देखिए, अच्छा इसको मैं एक BR में लगाऊंगा ताकि अच्छा लगे, BR, ठीक हो गया। सेव करता हूँ मैं और मैं आता हूँ, तब अब देखिए, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। टाइप अ टेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ बिल्कुल इसी तरीके से, मैं जितना मर्जी कर सकता हूँ, एज यू कैन सी। जैसे जैसे मैं करूंगा स्क्रॉल डाउन बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा करूँ ऐसे तो फिर वो स्क्रॉल खुद से हट जाएगा, यानी ये भी मेरे कंट्रोल में है और वो भी है। पर ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इनिशियली मैं इसका कोई भी रो और कॉलम, यानी कितना रो दिखना चाहिए और कितना कॉलम दिखना चाहिए, ये मैंने सेट किया ही नहीं है। तो यहाँ पर वो सेट किया हुआ है, इस वजह से इतना बड़ा दिख रहा है। यानी ऐसा दिखाने से क्या होता है कि यूजर को ऑलरेडी समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर मैं कुछ लंबा चीज लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए इनिशियली सेट करना पड़ता है। तो अभी क्योंकि हमने इनिशियली कुछ सेट नहीं किया, अब हम लोग करेंगे। यहाँ पर है रो 4 कॉलम 50, तो लेट से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
रो रोज मैं लिखता हूँ लेट्स से 5। तो अब आप देखेंगे 5 लाइन के जितना जगह मेरे पे आ जाएगा। देखिए 5 लाइन की जितना जगह आ गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये तो वर्टिकल लेंथ था ना, मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टली में थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो यहाँ पर कॉलम 50 दिया हुआ है, तो मैं कॉलम को 30 कर सकता हूँ, ठीक है। कॉल्स 30। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये दिखने में एक प्रॉपर टेक्स्ट एरिया लग रहा है, यूजर को समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ लंबा लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि अगर ये इतना छोटा ऐसे दिखता, ठीक है, क्योंकि ये इसके सिमिलर दिखता है और ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है। तो दिस इज द रीजन वाई हम लोग इस्तेमाल किए यहाँ पर कॉलम्स एंड रोज। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, अब हम हटा देते हैं और इसी को रखते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ठीक हो गया। इस तरीके से आप टेक्स्ट एरिया को डिफाइन करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है जब आप सोशल मीडिया वेबसाइट या ब्लॉग या कमेंट्स वगैरह में भी ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डाला जाता है। इसके बाद आता है HTML में बटन, नॉट HTML में बटन। HTML फॉर्म्स में कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से 5th नंबर पे हम देखते हैं कि बटन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बटन्स नहीं होगा तो फॉर्म को सबमिट कैसे करूंगा, फॉर्म सबमिट करने के लिए बटन ही तो होना चाहिए ना एक, ठीक है। तो बटन एलिमेंट, द बटन एलिमेंट क्रिएट अ क्लिकेबल बटन, यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू डिफाइन एक्शन फॉर द बटन। अब देखिए बटन एलिमेंट में बना तो दूंगा बटन, ठीक है, बटन तो मैंने बना दिया यहाँ पर, लेट्स से मैंने यहाँ पर बटन एक बना दिया और मैं लिखूं सबमिट, सबमिट, ठीक है, ये मैंने बटन बना दिया और लेट्स से मैंने टाइप को भी बटन दे दिया, ठीक है, टाइप मैंने दिया बटन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये बटन तो दिख गया, लेकिन इस बटन पे क्लिक होने पर होना क्या चाहिए। अगर मैं फॉर्म के अंदर ये बटन क्लिक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ एक्शन होना चाहिए ना, मैं चाहता हूँ कुछ एक्शन हो, तो क्या एक्शन हो, तो यही चीज हम लोग करते हैं फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट एक्शन के अंदर, कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो एक्शन जो है वो, यानी फॉर्म एलिमेंट में जो एक्शन एट्रीब्यूट है, यानी ये जो है, कहाँ चले गया फॉर्म का एक्शन हमारा, ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है, नॉट एक्सेप्ट, ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है, ये सबमिट पे क्लिक होते ही डेटा को एक पर्टिकुलर सर्वर पे भेज दे और मेथड से भी भेज दे। तो यहाँ से काम होता है बटन का, और इस पे हम लोग जब जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे तब हम लोग इस पे फीचर्स लगाएंगे, इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट, कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, तो तब हम लोग यही लिखेंगे कि जब बटन पे क्लिक हो तो ये हो कि फॉर्म का डेटा सर्वर पे चला जाए, ठीक हो गया। ओके, इसका एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने जावास्क्रिप्ट का डायरेक्ट लिखा है, तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आएगा बेसिक्स। पहले मैं इसको लिखूंगा, फिर मैं इसको डी कोड करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस बटन को मैं ऐसे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर बटन लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मैंने यहाँ पर लिखा बटन, बिल्कुल ठीक है, बटन एक एलिमेंट है, मैंने इस्तेमाल कर लिया। मैंने इस पर टाइप भी बटन दिया कि भाई इसका टाइप भी बटन होगा, बिल्कुल ठीक है, हो गया। इसके बाद मैंने इसके अंदर क्लिक में लिखा, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ऑन क्लिक एक इवेंट है, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में डॉम्स वगैरह पढ़ेंगे ना, काफी आगे का टॉपिक है, तब हम लोग ऑन क्लिक पढ़ेंगे कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इवेंट के साथ जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो ये जो अलर्ट और ये जो पैरेंथेसिस के अंदर आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है पूरा, ठीक है। तो ऑन क्लिक में हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का पार्ट ऐड कर रहे हैं। तो ये करता क्या है, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक होगा ना, तो अलर्ट एक ऊपर से वेबसाइट में अलर्ट दिखेगा और उसमें लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड की जगह मैं करता हूँ फॉर्म सबमिट, सबमिट, फॉर्म सबमिट, ठीक है, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। तो अब अगर मैं आऊंगा यहाँ पर और ये बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा और उसमें लिखा रहेगा क्या, जो मैंने अंदर लिखा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब देखिए फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है, ये आ गया। तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने कर पाया, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने ऑन क्लिक पे ये पॉपअप दिखाया ना यहाँ पर, जैसे मैंने ऑन क्लिक पे यहाँ पर अलर्ट किया ना, तो नेक्स्ट टाइम ऑन क्लिक पे हम लोग अलर्ट नहीं करेंगे। ऑन क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग डेटा भेजेंगे तो हम लोग ये फॉर्म का जो एट्रीब्यूट है, यानी फॉर्म में जो एक्शन है, इसके थ्रू कहाँ डेटा को भेजना है वो बताएंगे, कि क्लिक होने पर डेटा चला जाए, ठीक है। इस तरीके से बटन एलिमेंट भी इस्तेमाल होता है फॉर्म के अंदर, जो कि था हमारा 5th एलिमेंट। 6th में field set and legend element. Now what is field set and legend element? The field set element is used to group related element in the form. The legend element provide a title or caption for the field set. क्या मतलब, अगर इसका एग्जांपल देखें तो मैं यहाँ से अगर पूरा एग्जांपल फॉर्म का ले लूँ लाइक दिस और मैं यहाँ पर एक HR लगा दूँ एंड दिस, तो अब आप देखिए यहाँ पर पहले तो देखते हैं कि दिखता कैसे है और फिर आगे काम करेंगे। तो अब आप देखिए, अब आपको दिख रहा है कि ये फॉर्म में क्या हो रहा है कि एक मैंने कैप्शन दिया और इसको ये पूरा बाइंड कर रहा है,
पूरा सा मतलब एक कवर कर दे रहा है कि यार ये कुछ अलग से चीज है। उसके बाद मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जैसे मैं सबमिट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था कि अब इसको डिकोड करते हैं, ये आया कैसे करके, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म तो ऐसे नहीं आ रहा था। तो देखिए अगर मैं इसको डिकोड करूँ तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसके वजह से पेज फिर क्रैश हो जाएगा और मुझे वो नहीं चाहिए क्रैश करना। अब देखिए क्या हुआ, मैंने एक फॉर्म एलिमेंट बनाया, बिल्कुल ठीक है। फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट होता है फील्ड सेट। जैसे ही मैंने फील्ड सेट का इस्तेमाल किया ना तो वो एक फील्ड क्रिएट किया, यानी वो एक मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना कि एक फील्ड है, एक अलग से एक फील्ड है, एक बंच ऑफ सेक्शन है, एक अलग से बॉक्स है जिसके अंदर फॉर्म काम कर रहा है। तो ये क्रिएट होता है फील्ड सेट से, और ये जो है ये कैप्शन है उसका। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर फील्ड सेट लिखा, जिससे क्या हुआ एक फील्ड बन गया आसपास फॉर्म के। उसके बाद मैंने लेजेंड पे लिखा क्या, कैप्शन। तो मैं कैप्शन में लिखूंगा सेंड यूजर डेटा। तो क्या होगा यहाँ पर कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, सेंड यूजर डेटा। उसके बाद मैं जैसे फॉर्म बनाता था बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा। उसके बाद मैंने लेबल दे दिया, उसके बाद मैंने इनपुट दे दिया, उसके बाद मैंने फिर इनपुट और ये फिर, ठीक है, और सबमिट दे दिया। यानी बाकी जैसे फॉर्म का तरीका था वैसे ही मैंने बना दिया। ठीक है, सबमिट करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। एज यू कैन सी फर्क सिर्फ इतना था कि ये जो नॉर्मल फॉर्म हम लोग बनाते थे लेबल इनपुट और सबमिट के साथ, उसको बाइंड कर देना है फील्ड सेट के अंदर। और फील्ड सेट रहेगा किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्म के अंदर फील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और फील्ड के अंदर ही अपना बाकी जो फॉर्म का एलिमेंट है, इनपुट लेबल रेडियो जितना भी, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेजेंड के हेल्प से ही आप एक कैप्शन दे सकते हैं कि भाई ये फील्ड क्या काम कर रहा है, यानी ये डेटा किस काम पे आता है, किस लिए ये फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से तो ये भी काफी यूजफुल होता है। इसके बाद 7th नंबर का एलिमेंट जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, डेटा लिस्ट। अब ये डेटा लिस्ट क्या होता है भैया, द डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन दैट यूजर कैन सिलेक्ट फ्रॉम व्हेन दे इनपुट डेटा। क्या मतलब, ये तो कुछ कुछ सिलेक्ट की तरह दिख रहा है, यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है सिलेक्ट की तरह, जैसे कि प्री डिफाइंड ऑप्शंस है, यूजर कैन सिलेक्ट कर सकता है। तो ये मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, तो वो सब हम लोग देखेंगे। पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको लेता हूँ और आपको पहले दिखाता हूँ ये दिखता कैसे है, क्योंकि दिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेव किया मैंने और सबसे पहले देखता हूं। अब आप देखिए, मैं इसको रिफ्रेश किया तो अब आप देखिए यहाँ पर एक इनपुट है, और इनपुट के अंदर जैसे ही मैं कर्सर लेके आया ना तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, यानी इनपुट के अंदर ड्रॉप डाउन है। और जैसे मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर एज, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी। जैसे ही मैं क्रोम सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इनपुट में क्रोम सिलेक्ट हो गया। समझ में आया दोनों में फर्क क्या था, पहला वाला सिलेक्ट कुछ इस तरीके से था, ऐसे सिलेक्ट करो, जबकि यहाँ पर इनपुट के अंदर ही सिलेक्ट आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, इनपुट के अंदर ही मैंने कुछ डेटा डाल दिया कि भाई इनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं फायरफॉक्स करूँ तो फायरफॉक्स आ गया। ठीक हो गया, इसको मैं इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब आइए कोड को डिकोड करते हैं जरा। सबसे पहले क्या हुआ, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक इनपुट बनाया। अब इनपुट में हम लोगों ने टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा था कि टाइप में ही तो हम लोग टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे थे, एज यू कैन सी। लेकिन इनपुट में एक लिस्ट एट्रीब्यूट भी होता है। उससे क्या होता है कि लिस्ट ऑफ ऑप्शन जो इनपुट के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने लिखा लिस्ट में ब्राउजर। अब आप बोलेंगे लिस्ट में ब्राउजर क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि डेटा सेट को कनेक्ट करना है ना इस इनपुट से। यानी जो डेटा मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, मैं चाहता हूं कि इनपुट के अंदर उसका वैल्यू दिखे, तो किसी तरीके से तो मुझे उसे कनेक्ट करना होगा ना। और हम लोगों ने लेबल और इनपुट को ऑलरेडी कनेक्ट किया था और उसका तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था। फॉर में लिखते थे हम इनपुट का नाम और आईडी में लिखते थे हम लेबल का नाम, यानी एफ नेम कॉमन है दोनों में, तो आईडी में एफ नेम इनपुट के अंदर और फॉर में एफ नेम लेबल के अंदर। इससे वो दोनों कनेक्ट हो जाता था। बट इस केस में सिंपल एक चेंज है कि देखिए इनपुट में आप टाइप लिखते थे और नाम लिखते थे, तो नाम तो यहाँ भी लिख रहे हैं ब्राउजर, तो ब्राउजर ही रहेगा, सिंपल सी बात है। नेम तो अपने हिसाब से रहेगा जो सर्वर में भेजना है। यहाँ पर फॉर के जगह जैसे हम लोग लेबल में फॉर लिखते थे, या फिर टाइप के जगह हमें लिखना है लिस्ट। लिस्ट क्यों लिखना है, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिखाना है और लिस्ट के अंदर एक वैल्यू पास करना है ब्राउजर। और जब हम वो लिस्ट बनाएंगे जो हमें इनपुट के अंदर दिखाना है, उसको भी उसी नाम से टारगेट करना पड़ेगा, तभी तो इनपुट को पता चलेगा ना भाई कि इस इनपुट के अंदर लिस्ट दिखाओ। अदरवाइज हमारे हमारे साइड में तो कितना सारा इनपुट है, इसी के अंदर क्यों दिख रहा है, द पॉइंट इज वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ही तो मैंने लिस्ट में ब्राउजर टारगेट किया है और डेटा सेट में क्या है, आईडी ब्राउजर है। तो इस डेटा सेट को मालूम चल जा रहा है कि ये ऑप्शन इसी इनपुट में दिखाना है भाई, किसी और में नहीं दिखाना। ठीक हो गया, अच्छा ये तो हम समझ गए कि इनपुट के अंदर अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाना है तो उसमें आप लिस्ट इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम, और उसके बाद अगर आपको एक पूरा वैल्यू दिखाना है जैसे हम लोग सिलेक्ट ऑप्शन में दिखाते हैं, लेकिन ये इनपुट के अंदर दिखाना है तो डेटा सेट नाम से एक एलिमेंट आता है जो कि इनपुट के बाद आपको लगाना है। उसमें आईडी वही देना है जो लिस्ट का आईडी का नाम है। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर भी ऑप्शन है। फर्क क्या है, वहां पर सिलेक्ट लगाते थे हम लोग डेटा सेट की जगह, एज यू कैन सी हम लोग सिलेक्ट लगाते थे और ऑप्शंस था, और यहाँ पर क्या है, डेटा सेट लगाते हैं सिलेक्ट की जगह। बाकी ऑप्शंस में देखिए कोई चेंजेस नहीं आया, ऑप्शंस में कोई चेंजेस नहीं। हाँ एक चेंज है कि ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू पास नहीं कर रहे, ठीक है, ये वैल्यू ही डायरेक्ट इनपुट के अंदर आ जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या था, हम लोगों को ये वैल्यू पास कर रहे थे, यूजर जब इसको सिलेक्ट करेगा तो ये वैल्यू नहीं जाएगा, जो वैल्यू यहाँ लिखा है ना वो जाएगा अंदर में। अगर हम यहाँ पर वोल्वो का जगह कुछ और लिख देते, बाइक लिख देते, तो बैक एंड में बाइक जाता इसको सिलेक्ट करने पर, ठीक है। जबकि यहाँ ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली एज ही जाएगा और दिखेगा भी एज ही, ठीक है। तो ये डिफरेंस था डेटा सेट का इस्तेमाल करने का, और ये डेटा सेट भी काफी जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप इस तरीके से इजीली सेट कर सकते हैं और बटन पे क्लिक करके आप बैकएंड में डेटा को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी काफी जगह होता है, आप देखे होंगे। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज था और बहुत से लोगों के लिए नया है, ठीक है। मैंने बहुत सा देखा है ट्यूटोरियल कोर्स वगैरह, तो उसमें इतना कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस नहीं किया जाता, तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर इतना डिप नॉलेज आपको होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एचटीएमएल में आपका एक हाई कमांड है। आई नो कि सिर्फ एचटीएमएल से आपको जॉब नहीं मिलता है, एवरीबॉडी नोज दैट, बट एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर है। अगर आप एचटीएमएल में एक चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और आप रिएक्ट में बहुत अच्छे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, आपको रिएक्ट में भी तो एचटीएमएल को इस्तेमाल करना है ना बिहाइंड द सीन। जेएसएक्स में भी तो आप यही सिलेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये सब इस्तेमाल करते हैं कुछ चेंजेस के साथ, ठीक है। तो फाउंडेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। तो ये था हमारा 7th नंबर का ऐसा एलिमेंट जो फॉर्म के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। नाउ 8th नंबर में हमारा एक एलिमेंट है जो फॉर्म के अंदर इस्तेमाल, दैट इज आउटपुट। अभी आउटपुट क्या होता है, द आउटपुट एलिमेंट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस इट ऑफ्टन यूज्ड इन फॉर्म्स वेयर यूजर परफॉर्म कैलकुलेशन और गेट डायनामिक रिजल्ट। यस दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एनीमोर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ना मैंने देखा किसी इंटरव्यू में पूछा गया, ना ही कभी आपने इसका इस्तेमाल किया होगा, बट हम लोग जस्ट देख लेते हैं क्योंकि हम लोग जब सब कवर कर रहे हैं तो इसको क्यों छोड़े भाई, इसको भी देख लेते हैं एक नजर में कि क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये काम कैसे करता है, आउटपुट एलिमेंट फॉर्म में कैसे काम करता है। एचआर देने के बाद मैंने यहाँ पर एक आउटपुट लगाया, आप देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिर इसको डिकोड करेंगे, राइट। तो अब आप देखिए ये आ गया। तो अगर मैं इसको, आप देखिए इस तरीके से आ रहा है, अगर मैं 0 करूँ तो आप देखिए 50, अगर मैं यहाँ पर 51, 57, 58, 59, 70, 80। अच्छा ये हो क्या रहा है बेसिकली, देखिए ये हो क्या रहा है ना, पहले तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी 50 है मेरा, ठीक है, और मैं उस पर वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, यानी अभी 50 है मेरा ऑलरेडी, यहाँ पर वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 50 कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 50 होगा। अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यू को 1 बढ़ा दूँ या मैं आधा बढ़ा दूँ, लेट्स से आधा बढ़ा दूँ, यानी यहाँ पर अगर वैल्यू 50 है प्लस 50 है तो हो गया 100, पूरा बढ़ा दूंगा तो 150 हो जाएगा, 100 प्लस 50 150, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये सिंपल कैलकुलेशंस था जो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एचटीएमएल की हेल्प से करिए, कैलकुलेशन ही हुआ ना, एडिशन ही हुआ ना। अगर मैं इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर दूँ 50 में और इसको मैं यहाँ पर 50 रखूँ, ये 50 है, तो आप देखिए 50 प्लस 50 100 हो गया। तो ये जावास्क्रिप्ट के बिना हम लोग कर रहे हैं एचटीएमएल में, ठीक है। तो ये इसको कैसे करते हैं, यानी अब आप मकसद समझ के कैलकुलेशन ही करना है आपको, लेकिन आप करते कैसा है इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, बट समझ में आ जाएगा, मैं हूं ना बहुत आसान से समझाऊंगा आपको, बहुत ईजिली समझा दूंगा आपको। अच्छा यहाँ पर कुछ वैल्यू जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है वो मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर्म एलिमेंट बनाया, अच्छा फॉर्म में यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स है, ऑन इनपुट, ये ऑन इनपुट एक एट्रीब्यूट है फॉर्म में, अगर इस पे मैं हवर करूँ तो आप बता रहा है द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट चेंज और द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट विद द एट्रीब्यूट कंटेंटेबल इज मॉडिफाइड, ठीक है। एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया ऑन इनपुट, उसके अंदर मैंने कोट्स डाला, उसके अंदर मैंने कोट्स डाला जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, और उसके बाद मैंने लिखा रिजल्ट डॉट पार्सेंट। अब ये पार्सेंट क्या होता है, पार्सेंट ये होता है कि यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू दिया जाएगा वो सिर्फ नंबर ही लिए, यानी ये स्ट्रिंग आप यहाँ डाल नहीं सकते, किसी भी चीज को एज अ नंबर गेट करने के लिए, वैल्यू गेट करने के लिए पार्सेंट इस्तेमाल होता है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट, ठीक है। ए डॉट वैल्यू प्लस पार्सेंट बी डॉट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या किया ना, टाइप रेंज। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे सिलेक्टर लंबा सा, ये रेंज, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि ये हम लोग का आगे का आने वाला पार्ट में आएगा। तो ये इस्तेमाल किया गया, अब देखिए इनपुट पे जैसे ही रेंज लगाया तो वो आया, ए में इसको टारगेट किया, नेम में इसको, और वैल्यू इनिशियलाइज क्या कर दिया 50। तो इस वजह से आप देखिए बाय डिफॉल्ट हमको वैल्यू कितना मिल रहा है, अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो 50 वैल्यू मिल रहा है बाय डिफॉल्ट, एज यू कैन सी, और यहाँ भी 50 है एज यू कैन सी। जैसे ही मैं इसको थोड़ा टच करूंगा तो आप देखिए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वैल्यू रिफ्लेक्ट हो गया 105, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए वैल्यू को रेंज का 0 कर दूं ना, तो ये जो चीज आपको बीच में दिख रहा है ये 0 में आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, अब आप देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे,
इसी तरीके से यहाँ पर मैंने नंबर, अब देखिए टाइप मैंने नंबर किया, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास नहीं कर सकता। अगर मैं जाके स्ट्रिंग लिखने का ट्राई करूँ ना, अगर मैं यहाँ पर कुछ ABCD लिखूँ तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा, एज यू कैन सी कुछ लिखा नहीं जा रहा। आपको आवाज आ रहा है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट कुछ लिखा नहीं जा रहा है। देखिए ठीक है, कुछ लिखा नहीं जा रहा। इसके बाद मैंने टारगेट किया और वैल्यू मैंने 50 दिया, इस वजह से यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 50 दिख रहा है, ठीक है। और आउटपुट में मैंने क्या किया, नेम डॉट रिजल्ट, यानी जो भी रिजल्ट है, यानी ये रिजल्ट जो भी आ रहा है, वैल्यू डॉट पार्सेंट ए, यानी ए का वैल्यू को लो प्लस पार्सेंट वैल्यू बी और वी का वैल्यू को लो और दोनों को प्लस करके रिजल्ट में डाल दो, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सा काम करता है। हालांकि जावास्क्रिप्ट में इससे बहुत ज्यादा आसान तरीके से आप ये प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। तो इसका इस्तेमाल मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया, कोई लोड लेने का जरूरत नहीं, इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं है किसी को ये इस्तेमाल करते हुए, ना किसी इंटरव्यू में पूछते हुए। बट स्टिल अगर आपको ये आता हो ना, और अगर आप इस तरीके से काउंटिंग क्लियर कर देना, यानी इस तरीके से अगर आप काउंटिंग क्लियर करें कि टोटल 8 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जो फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो जैसे ही लोग सुनते हैं ना 8 एलिमेंट, तो पहले लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं कि 8 एलिमेंट, हमने तो यार इनपुट इस्तेमाल किया है, लेबल इस्तेमाल किया है, बटन इस्तेमाल किया है, ये 8 कहाँ से होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग इनपुट के अंदर का टाइप चेंज करते हैं, रेडियो चेक बॉक्स, ना कि पूरा पूरा एलिमेंट। तो जब आप उनको बताएंगे कि आउटपुट भी एक एलिमेंट होता है, सेट डेटा लिस्ट एक एलिमेंट होता है, इसी तरीके से फील्ड सेट एक एलिमेंट होता है, बटन एक एलिमेंट होता है, टेक्स्ट एरिया एक होता है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और जो इंटरव्यूअर है या फिर कोई भी अगर आपका कोलीग्स है या जो भी आपका दोस्त है, तो वो समझेगा कि नहीं, इसको HTML में फॉर्म्स के अंदर और एक ओवरऑल HTML के अंदर अच्छा कमांड है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट HTML फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। HTML में फॉर्म एलिमेंट का एट्रीब्यूट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था डिटेल में, जो भी एट्रीब्यूट हो सकता था उसका काम। और इस वाले हम लोग क्लास में हम लोगों ने HTML फॉर्म के अंदर जितना भी किस्म का एलिमेंट हो सकता था और उसका काम, वो सब हम लोग देख लिया।